वेव क्या होती है? फरहान, साइमा, फैज, अरमान, 11th क्लास में पढ़े हमने, क्लास 11 का रिवीजन करते हैं। 11 में हमने क्या पढ़ा था? वेव किसको बोलते हैं, वेव बनती कैसे, वही उसकी डेफिनेशन। सर कौन सा चैप्टर है ये है अपना सुपरपोजिशन वेव। चैप्टर का नाम क्या है? सुपरपोजिशन वेव, ऑसिलेशन के बाद वाला ये आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है, करेक्ट? 6 है। ठीक है, 6 है ना, ओके। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना, दो वेव का कंबाइन होना। और वेव क्या होती है? वेव तो अभी पूछ रहा हूँ मैं। वेव मतलब देखो, कब वेव कब बनती है? जब किसी चीज में डिस्टरबेंस किया जाए। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, एक नदी के पास एक बच्चा बैठा था और पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, उसने एक पत्थर लिया और उस नदी पे उस पत्थर को मारा। पत्थर मारने पर नदी पे ऐसी लहरें आने लगी। ये लहरें क्या है? जरा ध्यान दो, कैसे लहरें बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ मैं? हाँ अरमान, वेव की तरह बना रहा हूँ कि नहीं? तो नदी में ये जो वेव आती है दैट इज कॉल्ड वेव। यानी यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि बच्चे के पत्थर मारने पर उस नदी के पानी में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, उस डिस्टरबेंस से उसमें लहरें आई, वेव आई। तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को डिस्टर्ब करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, तो उस मीडियम में, उस चीज के अंदर डिस्टरबेंस आते हैं। यहाँ पर वो डिस्टरबेंस किसकी वजह से आ रहे हैं? पत्थर की वजह से। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान देना, पत्थर तुमने कहा मारा, पानी के बीचों बीच मान लो, तो ऐसे लहरें बनी। ठीक है, क्या पत्थर लहरें बना रहा है? क्या पत्थर आगे बढ़ रहा है? पत्थर तो यहीं पे गिरा और उसके डिस्टर्बेंस से ऐसे लहरें बनी। क्या ये लहरें ट्रैवल करती है क्या, आगे बढ़ती है क्या? हाँ। रॉन्ग, नहीं, लहरें अपनी पोजीशन पे ही है। वो आगे वाली लहरों को अपनी एनर्जी रहती है। जैसे उस लहरों में भी देखो, किनारे का पानी किनारे पे ही है, पर अंदर के पानी ने किनारे के पानी को एक एनर्जी दिया जिससे वो किनारे का पानी ऐसा उठ के आगे आ रहा है। हमें लगता है कि वही पानी आगे आ रहा है, एक्चुअली वो पानी आगे नहीं आता है, वो आगे वाली को एनर्जी देता है, फिर वो आगे वाली को एनर्जी देता है। इस तरह से लहरें आगे ट्रैवल करती है। समझ गए? बट सर पानी में कोई ऑब्जेक्ट रहा तो पानी वो एक भी तो माध्यम है, आगे आ पानी सकता एक है ना। मीडियम है जिसके जरिए वो डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है। पर देखो, समुंदर का पानी, मान लो ये पानी एक बीचों बीच में था, मैं यहाँ किनारे पे, तो 100 किलोमीटर दूर वाला पानी यहाँ पे नहीं आएगा, किनारे का पानी उठ के मेरे पास आएगा। यही होता है ना, कि वो 100 किलोमीटर का पानी मेरे हाँ पास आएगा, नहीं, इधर का पानी बोलेगा मैं नजदीक वाला इधर ही ही आएगा। रहता हूँ। हाँ। वेरी गुड, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मीडियम दूसरे मीडियम को एनर्जी पास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन कॉल से एग्जांपल देता हूँ, ये एक अच्छा साउंड का एग्जांपल भी रहेगा और वेव के लिए भी। अब देखो, जैसे ही फोन बजता है, उसकी रिंग है ना, अब ए बी और सी ले लेता है। ए बी सी क्या है? ए बी सी साउंड के पार्टिकल है मान लो। तो जैसे ही ये फोन वाइब्रेट होता है ना, तो ये इसके आसपास जो हवा होती है ना, उसके पार्टिकल को वाइब्रेट करता है। मान लो ए को वाइब्रेट किया, ये ए पार्टिकल वाइब्रेट होने लगता है, तो इसका वाइब्रेशन बी पे पड़ता है, फिर बी पार्टिकल वाइब्रेट होता है, फिर सी पार्टिकल वाइब्रेट और इस तरह से वो आवाज मेरे कान तक पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि ये आवाज डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ रही है, ये आवाज हवा में मौजूद पार्टिकल को वाइब्रेट करते हुए मेरे पास पहुंच रही है। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। क्या क्या, एक फोन लो और उसको एक वैक्यूम में रख दो, ऐसी जगह जहां पर हवा ना हो। क्या होगा? वो आवाज मेरे को सुनाई देगी उस फोन की। नहीं। तो इससे क्या साबित होता है कि किसी भी आवाज को, कोई भी वेव को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। और वो मीडियम को में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको वो वाइब्रेट करते हुए हमारे कान तक पहुंचाती है। वेव वहां से, सोर्स कभी भी हमारे पास नहीं आता। सोर्स कैसे आता है हमारे पास? मीडियम के जरिए। वो मीडियम को वाइब्रेट करते करते हमारे कान तक पहुंचता है। समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ? हाँ सर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अकबर बादशाह का तुम लोगों को पता होगा, जब उसको अकबर बादशाह रहता है एक बहुत दूर, एक मान लो कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर महल में, और बच्चा पैदा हो रहा है 4 किलोमीटर दूर एक महल में। ठीक है, अब अकबर बादशाह क्या बोलता है बीरबल को कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा, मेरे को उसका ना सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए कि बच्चा पैदा हुआ। तो बीरबल क्या करता है, हर एक डिस्टेंस पर, हर एक 500 मीटर के डिस्टेंस पे एक ढोल वाले को बजा बैठा देता है। तो ये ढोल वाले इस महल से लेकर यहाँ तक बैठे रहते हैं, वो महल तक जहाँ पर बेबी होने वाला है। ठीक है, तो जैसे बेबी होता है, औरत भाग के आती है, मुबारक हो लड़का हुआ है, तो ये ढोल वाला क्या करता है? ढोल बजाता है, ढम। फिर इसकी आवाज सुनकर दूसरा बंदा ढोल बजाता है, ढम। फिर इसकी आवाज सुनकर इसको आवाज आती है इस ढोल वाले की, तो ये भी बजाता है, ढम। इसकी आवाज सुनकर ये भी ढोल बजाता है, ढम। और इस तरह से फिर यहाँ का आदमी भाग भाग कर जाता है, बादशाह को बता देता है
मुबारक को बच्चा हुआ है क्योंकि एक ही ढोल बजा है उसमें। समझ में आया क्या कैसे किया उन लोग ने? तो यहाँ पर अगर मान लो हर आदमी क्या कर रहा है, आवाज को वेव को आगे ट्रैवल करवा रहा है, सही कि नहीं? तो यानी यहाँ पर वेव एक ही जगह पर होती है, वेव कभी ट्रैवल नहीं करती है। वेव आगे वाले पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है, जिससे उसको इतनी एनर्जी बन मिले कि वो खुद वेव क्रिएट करे। फिर वो एनर्जी आगे वाले ऑब्जेक्ट को पार्टिकल को पहुंचाती है, फिर उसमें वेव बनती है, फिर वो आगे वाले को। समझ गए? इस तरह से वेव आगे बढ़ती है, ट्रैवल करती है। कोई डाउट? समझ में आ रहा है अरमान? हाँ सर समझा। हाँ फरहान? सर। इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा आसान चीज होती है ना तो और मुश्किलात आ जाती है समझने में, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर नीचे एक घड़ी का एग्जाम्पल भी रहा है। मुझे जितना लग रहा है घड़ी का एग्जाम्पल तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो मैं टेक्स्ट बुक को भी ओपन करते हुए चलूंगा, उसको भी देखता हूँ। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, फिर प्रॉपर्टी है प्रोग्रेसिव वेव की, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में ये वेव का सिंबल है, ये भी देखने वाले। और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये फिर साउंड वेव का भी एग्जाम्पल दिया, हम लोग इसको एकदम शॉर्ट में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड ये वगैरह वगैरह आ गए। मतलब ये जो एग्जाम्पल मैं अभी बताने वाला था, अच्छा मैंने नहीं बताया, इसमें ये एग्जाम्पल नहीं है ना? तो ये बताने की भी कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे दो डिफरेंशिएट है जो कि ये नहीं है तुम्हारी बुक में, फिर भी इसके बारे में समझ लेते हैं, इससे नॉलेज बढ़ेगी वेव होती क्या है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ वेव बताओ। देखो रिवीजन में इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, तो वेव में बहुत सारी टाइप्स होती है। साउंड वेव होती है, लाइट की वेव होती है ना? ट्रांसफर वेव होती है, साउंड वेव ट्रांसफर होती है, लाइट वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव, सॉरी उल्टा बोलते हैं, साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल होती है और लाइट वेव ट्रांसफर वेव होती है, बरोबर? इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना? दुनिया भर में देखा जाए तो बहुत सारे टाइप की वेव होती है। तो इसमें से सबसे बड़ी जो डिफरेंशिएट है वो दो वेव पे किया गया है, एक लाइट वेव और एक साउंड वेव। चलो देखते हैं, पहले लाइट वेव समझ लेते हैं, इसका अपोजिट ही साउंड होगा, बरोबर? बोलते हैं कि स्मॉल सरफेस इज इनफ फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलते हैं कि एक लाइट वेव को ना छोटा सरफेस भी मिल जाए ना, एक छोटा सा सुराख, उस सुराख से भी रोशनी पूरी चारों दिशा में फैल जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? पर साउंड के लिए एक छोटा सा सुराख काफी है क्या? मैं अगर चिल्ला के बोला बचाओ, छोटा सा सुराख है तो उसमें से ज्यादा आवाज नहीं निकल पाएगी। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम भी बड़ा चाहिए रहता है। जैसे देखो, मुझे अगर कोई अनाउंसमेंट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक स्पीकर इस तरह से भोंपू होता है, पता है ना? तो ये भोंपू का जरा स्टाइल देखो, यहाँ से छोटा बाद में फैलता है। इसकी बनावट ऐसी की ताकि आवाज फैले। छोटा सा सुराख नहीं होता, बड़ा होल होता है यहाँ पर भी, और बाद में तो उससे भी बड़ा होल होता है ताकि ये आवाज और बुलंद हो जाए। ठीक है? तो साउंड को फैलने के लिए एरिया थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है, पर लाइट छोटे से हिस्से से भी फैल सकती है। अब आते हैं दूसरा कंपैरिज़न, लाइट की जो वेवलेंथ होती है बहुत स्मॉल होती है, पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। एग्ज़ाम्पल देते हैं, देखो तुम्हारे घर में मान लो कि अरमान अपने घर में ट्यूबलाइट चालू करता है, ठीक है अरमान? अब उस ट्यूबलाइट की रोशनी क्या मेरे घर में भी आती है कनैक्या में? हाँ अरमान? नहीं आती, पर उसके घर में जब उसने चालू करके रखा है ट्यूबलाइट को, तो उसके घर में पूरा और लाइट और एकदम उजाला हो गया। इसका मतलब ये है कि उसकी जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है। पर क्या उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है क्या? वेवलेंथ क्या बताती है कि आपकी लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है। क्या इसकी लाइट डिस्टेंस कवर कर पा रही है क्या? इसका घर ही लाइट में है, बाहर हिस्सों में लाइट नहीं है, बरोबर? इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अच्छी, ग्लो अच्छा है, पर उसकी लाइट ज़्यादा दूर तक लाइट को फैला नहीं पा रही है। साउंड की बात करते हैं। अब मान लो कि अरमान के पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, पर उसके बावजूद उसके झगड़े की आवाज़ उसके घर तक आ रही। क्यों? क्योंकि मानते आवाज़ आ रही है, पर आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि ऐसे आपको लगेगा झगड़ा हो रहा है, पर क्या चीज़ के बेस पर झगड़ा और वो नहीं पता चलेगा। यानी फ्रीक्वेंसी लो होती है, पर वेवलेंथ ज़्यादा होती है, यानी आवाज़ दूर तक ट्रैवल कर सकती है, पर क्लियर होगी या नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो लो है, तो क्लियरिटी का कोई लेना-देना नहीं। अच्छी भी हो सकती है, खराब भी आ सकती है। बस पता चलेगा झगड़ा हो रहा है ना? ये नहीं पता चलेगा क्या बात पे झगड़ा हो रहा है ना? समझा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर लाइट को एंगस्ट्रॉम यूनिट 1 एंगस्ट्रॉम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है 10 का पावर -10 मीटर। लाइट वेव ट्रांसफर वेव होती है। ट्रांसफर कैसे? एक सांप की तरह होती है। सांप कैसे ट्रैवल करता है? उसको सीधा ही जाना रहता है। कैसे जाना रहता है सांप को? सीधा। पर वो कैसे चलता है? ऐसे ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा। अरे जाना सीधा है तो ऐसे क्यों चलता है? तो सीधा चलना है पर इस तरह से ट्रैवल करता है, बरोबर? अब यहाँ पर आते हैं। साउंड वेव को हम लोग मिलीमीटर यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है 10 का पावर -3 मीटर। जो साउंड वेव होती है वो लॉन्जिट्यूडिनल होती है। लॉन्जिट्यूडिनल पता है ना, केचुआ? केचुआ कैसे चलता है? ऐसे कंप्रेस करता है, फिर अपने आप को फैलाता है। ऐसे ही चलता है ना?
तो केचुए का जो चलने का स्टाइल अर्थवर्म, वो स्टाइल कौन सा है? ये है लॉन्जिट्यूडिनल वेव का। समझा यहाँ पर? कोई डाउट आया दोनों का डिफरेंस? ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे के बेस पर आगे के कॉन्सेप्ट समझा रहा है। अब तुम लोग का ट्रांसफर वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव का मतलब पता चल गया। ट्रांसफर वेव मतलब जो सांप की तरह चलती है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। अब हम लोग को देखना है कि अगर कोई वेव, मान लो कोई ट्रांसफर वेव, और वो इस तरह से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और मान लो वो क्रिस से टकराती। क्रिस का मतलब क्या होता है? वेव का अपर पार्ट को क्रिस बोलते हैं, डाउनवर्ड पार्ट को ट्रफ बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। तो मान लो वो क्रिस से टकराती है, किससे? दीवार से, वॉल से। तो बताओ रिजल्टन रिफ्लेक्शन में क्या बनेगा? क्रिस बनेगा या ट्रफ बनेगा? मतलब साउंड में ऐसे टकरा रही है, तो रिजल्टन में क्या बनेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? साइमा, अरफरान, काइस, अरमान। अब ये क्रिस से हाँ सर। टकराई, तो साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं? जब ये क्रिस से टकराती है ना, तो रिटर्न बैक टफ होता है, ट्रफ होता है। समझ गए? जैसे मान लो कोई किक बॉक्सर है, वो क्रॉस फिटनेस की प्रैक्टिस कर रहा है जिम में, ऐसा वो रहते हैं ना, रस्सी को ऐसे घुमा रहा है, हाँ तो अगर वो हाँ रस्सी हाँ को घुमाता है तो यहाँ से टकराती है रस्सी, तो रिटर्न बैक क्या होगा? हाँ, रिटर्न बैक हमेशा उल्टा होता है, एक उल्टा होता लूप है। जनरेट होता है, एक लूप जनरेट होता है। तो ट्रांसफर वे में क्या देखा गया? अगर वेव ऐसी जा रही तो रिटर्न बैक वाली डाउनवर्ड होगी, बरोबर। अगर क्रीज है तो ट्रफ। समझ गए क्या? तो यहाँ से क्या सर हो रहा अगर है? टफ रहा तो? उल्टा। अगर डाउनवर्ड जाएगी तो अपवर्ड आएगी। ये ट्रांसफर वेव की प्रॉपर्टी है। मतलब आपको ठीक है। सेम रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। अगर टकरा ऐसे रही तो आने का उल्टा डायरेक्शन रहेगा हमेशा इसका, यानी रिफ्लेक्शन अलग रहेगा। ये जानकारी जरूरी है, वो सारे डायग्राम इसी के रिलेटेड है। ये ट्रांसफर वेव, याद रखो। सांप का स्टाइल यही होता है। अगर सांप ऐसा टकराएगा तो रिटर्न बैक उल्टा होगा। अभी जाहिर बात है यार, मान लो एक सांप ऐसा जा रहा है और दरवाजा ऑब्स्टिकल आ गया, तो ऑब्स्टिकल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसा यू टर्न लेना पड़ेगा ना, सर्कल बनाना पड़ेगा ना, ऐसा सर्कल बना के फिर रिटर्न चला जाएगा सांप। तो क्या हो रहा है? क्रिस से गया, ट्रफ से निकला। समझ गए क्या? ये तो यू टर्न मारने का स्टाइल है। कार भी है, रोड ऐसी है, ठीक है, तो कार कैसे चलेगी? पहले क्रिस से चली, फिर ट्रफ से निकली, बरोबर के नहीं? ये तो नॉर्मल फिनोमिना है ना। अब आते हैं हम लोग साउंड वेव। साउंड वेव कैसी होती है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैसे होती है? उनमें रेयरफेक्शन होता है। रेयरफेक्शन मतलब फैलाव होता है। देखो यहाँ पे हर एक पार्टिकल फैले हुए हैं। फिर कंप्रेशन होता है। अब सवाल है कि मान लो रेयरफेक्शन कंप्रेशन पे टकराए, ठीक है, एक साउंड वेव कंप्रेशन पे टकराई, तो पता आउटपुट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या निकलेगा? तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? अगर कंप्रेशन से टकराई तो कंप्रेशन ही निकलेगा। समझ गए? यानी मान लो एक अर्थवर्म में वो कंप्रेस करते हुए दीवार से टकराया, तो उसको निकलने के लिए भी कंप्रेस होते हुए ही वो एक्सपांशन कर पाएगा। समझ गए क्या? यानी जैसा है वैसे ही आउटपुट भी रहेगा। अगर टकरा रहा है कंप्रेशन, तो रिफ्लेक्शन भी कंप्रेशन से ही होगा, फिर रेयरफेक्शन होगा। यानी यहाँ पे कंप्रेशन कंप्रेशन ही होता है, और रेयरफेक्शन रेयरफेक्शन। या तो अगर फैलाव में टकराएगी तो फैलाव में रिफ्लेक्ट भी होगी। समझ में आया साउंड वेव कैसा बिहेव करती है? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इजी है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कैस, अरमान, नहीं सर। नहीं सर। क्लियर है ना? अब फेस पर आते हैं। फेस क्या होता है? फेस का मतलब होता है शक्ल, है ना। कैसी शक्ल है इसकी? अच्छी है ना। तो फेस का मतलब, शक्ल का मतलब क्या? वेव कैसे जा रही है, कैसे दिख रही है ना, उसको बोलते हैं फेस। अब फेस के बेस पे समझते हैं। हमारे पास दो टाइप की ही वेव है अभी तक जितना साइंटिस्ट लोगों ने बताया। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि अभी दुनिया में सिर्फ दो टाइप की वेव ही होती है, एक ट्रांसफर वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो तो उसको ट्रांसफर वेव से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी दुनिया में वेव सबको ट्रांसफर वेव, इवन साउंड वेव को भी हम लोग ट्रांसफर वेव के जरिए ही दिखाते हैं, ताकि उसको समझ सके, बरोबर। तो ये याद रखो, यही दो टाइप दिखेंगे। अब क्या हो रहा है? मान लो एक रिफ्लेक्शन बाउंड्री से अगर ट्रांसफर वेव टकराती है, तो डेंसर मीडियम बन जाता है रेरर मीडियम। यही होता है ना, ट्रांसफर वेव में डेंसर से रेरर बनती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्रिस ट्रफ बनता है, और ट्रफ क्रिस बन जाता है। यही बताया था ना टकराने का, याद है कि नहीं? तो इसको देखो डेंसर रेरर से भी समझा रहा है। अब ये डेंसर रेरर क्या है, तो जरा ध्यान दो। ये जो ऑब्स्टिकल्स है ये डेंसर मीडियम है, और ये हवा जो होती है वो रेरर मीडियम होती है। समझ गए? अभी रेरर मीडियम क्यों बोलते हैं? इसकी डेंसिटी कम होती है हवा की। जहाँ पे वो टकरा रही है रॉड या दीवार, वो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। समझ गए? अंडरस्टूड क्या समझा रहा हूँ मैं? ओके। रेरर मीडियम में क्या होगा? अगर हवा में ही, मान लो हवा में ही अगर वेव चल रही है, तो अगर हवा से वो टकरा सकती है क्या? हवा कोई ऑब्स्टिकल नहीं है उसके लिए। तो अगर क्रेस है तो क्रेस ही रहेगी ट्रांसफर वेव, और अगर ट्रफ है तो ट्रफ ही रहेगी ट्रांसफर वेव। यानी हवा में वो
अपना एंगल नहीं बदलती। कहाँ पर वो अपना एंगल बदलती है? जब वो किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है और रिटर्न बैक भी 90 डिग्री पे ही होती है। तो टोटल कितना एंगल बनता है? 180 का। तो 180 के एंगल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फेस से, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हो क्या समझा रहा हूँ मैं? कोई को डाउट आया? तो यहाँ पे हाँ सर चेंज ऑफ फेस, समझा। तो यहाँ पर फेस एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी वेव के डायरेक्शन को, वो कैसा एंगल बनाते हुए आगे बढ़ रही है। समझ गए? तो ये एंगल को हम लोग फेस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट के अंदर फेस कभी भी सेम हो ही नहीं सकता। अगर देखा जाए तो हर एक चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है तो उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। एक सांप भी जब चलता है ना तो उसका डायरेक्शन बार बार बदलता रहता है। सेम रहता है क्या? सीधा ही जाना है पर बार बार वो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होते हुए चलती रहती है। बरोबर कि नहीं? अब आते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वे में। लॉन्जिट्यूडिनल वे में क्या देखते हैं? अगर डेंसर मीडियम से टकराती है अगर तुम्हारा साउंड, तो कंप्रेशन का कंप्रेशन ही निकलेगा। ठीक है? रेयरफेक्शन का रेयरफेक्शन। पर अगर रेयर मीडियम मतलब हवा में अगर टकराती है तो हवा में कैसे चलती है साउंड वेव? कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। कंप्रेशन, तो कंप्रेशन है तो रेयरफेक्शन हो जाएगी और रेयरफेक्शन है तो कंप्रेशन होगी। समझ रहे हैं? कोई डाउट आया? तो अगर कंप्रेशन में कंप्रेशन ही हो रही है, अगर टेंसर मीडियम से टकराती है साउंड वेव, तो ये 90, ये 90 कितना बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल। ठीक है? पर अगर रेयर मीडियम हवा में ही है तो कोई एंगल नहीं बनेगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। समझ गए एंगल का कैसा हम लोग स्टडी कर रहे हैं? ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, पता है ना ये सब चीजें, बेसिक चीजें। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? फेज समझना जरूरी है। फेज क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे एंगल दिखते हैं, समझ में आया? कोई को डाउट है इधर तक? अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पे ही, मेन कॉन्सेप्ट पे आए नहीं। ठीक है? यहाँ पर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया है पर मैं वो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे बुक के हिसाब से कवर करना है। आप देखो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया वो देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लिया कि हम लोग पहले से जानते हैं वेव क्या होती है। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो वेव के बारे में, है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ वेव भी जानते हो आप लोग। कोई वेव कैसे होती है, कैसे क्या होती है, डिस्टर्बेंस होता है। आप बोलते हैं कि मैकेनिकल वेव के बारे में भी सुना होगा। मैकेनिकल वेव क्या होती है? सारी वेव मैकेनिकल वेव ही बोलते हैं। मैकेनिकल वेव से ही ये डिफरेंशिएट हुआ है लॉन्जिट्यूडिनल ट्रांसफर। बोलते हैं मैकेनिकल वेव बनती कैसे है? बोलते हैं किसी चीज में आकर आप डिस्टर्बेंस करते हो, उस डिस्टर्बेंस से उस मीडियम में, अच्छा एक और चीज, जो मीडियम है वो इलास्टिक होना जरूरी है। इलास्टिक मतलब बोलेंगे सर इलास्टिक बोले तो रबर जैसा, हाँ बरोबर। बोलते हैं जो एयर होती है, जो पानी होता है, ये बहुत इलास्टिक मीडियम होते हैं। मतलब मेरी आवाज तुम लोग तक क्यों पहुंच पा रही है? क्योंकि ये जो माध्यम है हवा, ये बहुत इलास्टिक है। ये अपने अपने हिसाब से बोलते हैं ना, जैसी चीज हो वैसा अपने आप को ढाल लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ग्लास में पानी डालूं तो वो ग्लास का रूप ले लेता है, एक बॉटल में डालूं तो बॉटल का रूप ले लेता है। ये जाहिर करता है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, जैसी चीज में लेके वैसा रूप ले ले रहा है ना? अब दूसरा वे बनती कैसे? बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, पीरियोडिक टाइम इंटरवल में उस चीजों के अंदर पार्टिकल में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है और मीडियम के जरिए ये वाइब्रेशन आगे ट्रैवल करता है अबाउट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है? तो मान लो एक नदी है और एक लड़का पत्थर मारता है, तो पत्थर जहाँ पे मारा वो मीन पोजीशन है, शुरुआती पोजीशन को मीन बोलते हैं। अब वहां से वेव बनना शुरू हो गई है। ठीक है? तो कोई भी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? स्टार्टिंग पोजीशन से। तो मीन पोजीशन एक्चुअली स्टार्टिंग पोजीशन होती है। एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर ना, प्रोसेस के अंदर मीडियम में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, यानी नदी के हर एक पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, मोमेंटम और ट्रांसफर होता है। मोमेंटम मतलब अब देखो हर एक वेव का कुछ ना कुछ मास होगा, उस मास के बेसिस पर इनकी स्पीड ज्यादा रहेगी या कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हें पता है बहुत सारे न्यूक्लियर का परीक्षण समुद्र में किया जाता है। तो मालूम है समुद्र में यहाँ पे बम फेंकता हूँ तो उस जगह पर वेव बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, बरोबर कि नहीं? अब मान लो 1 किलोमीटर की दूर में अरमान बैठा हुआ है गोवा बीच में। अब ये वेव जब उसके पास पहुंचेगी तो धीरे धीरे ये क्या हो रही है? बड़ी हो रही है कि छोटी हो रही है? हाँ साइमा, फरहान, ये धीरे धीरे कैसे क्या हो रही है अरमान? छोटी हो रही है ना? यानी वेव कभी भी सेम साइज की नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करती है, जैसे जैसे उसका वेवलेंथ आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये वेव कमजोर होने लगती है। कौन सी वेव? ट्रांसफर वेव स्पेशल, ये कमजोर होते जाती है। समझ गए? यानी अगर कहीं पे सुनामी आ रही है इसका मतलब क्या है पता है क्या? जहां पर वेव बनी है
वहां पे 10 फ्लोर बिल्डिंग की वेव बनी होगी, समझ गए? पर किनारे तक पहुंचते पहुंचते इन वेव एक फ्लोर की हो गई। सोचो जहां पर बनी होगी कितनी बड़ी वेव बनी होगी वहां पे, है ना? पर किनारे आते आते ये वेव की शक्ति कम होते जाती है, जिसकी वजह से उनका ताकत कम हो जाती है, उनका साइज एम्पलीट्यूड छोटा होने लग जाता है। समझ गए मोमेंटम कॉन्सेप्ट क्या चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? अब वेव कैसे ट्रैवल करी एक पार्टिकल से अनदर पार्टिकल तक? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है। ये सारी चीज मैंने बोला था, याद है कि नहीं? वेव में भी टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, दूसरा कुछ ऐसे भी वेव होती है जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। बता सकते हो कौन सी वेव है वो? वो है लाइट वेव। लाइट वेव को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, ये बिना मटेरियल मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ मैं? अरे देखो ना, एक लाइट है, साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, बाहर चले गए, अर्थ के बाहर चले गए। अर्थ के बाहर भी लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सूरज में ना धमाका हो रहा है, तो धमाके से रोशनी दिखाई दे रही है पर आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो इससे ये पता चला कि कुछ लाइट जो वेव होती है उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है ना? करती है कि नहीं? अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो भी लिखा हुआ है। इस वी हैव स्टडी साउंड वेव, ठीक है? उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद रिवर्बरेशन, इको, डॉपलर इफेक्ट देखने वाले, ये एक्चुअली देख चुके हैं। इस चैप्टर में यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के अंदर मैकेनिकल वेव देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव क्या होता है वो देखेंगे। हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे स्टेशनरी वेव बनती है, बीट्स जनरेट होता है, और इनके यूजेस देखने वाले इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? अब आते हैं प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस से मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि फरहान के परफॉर्मेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है? आज उसको 15 मार्क्स है, बाद में 20 आ रहे, फिर 28 आ रहे, फिर बाद में 40 मार्क्स। जैसे कईस का देखा जाए तो परफॉर्मेंस बढ़ा है ना अपने टेस्ट एग्जाम में, तो मैं बोलूंगा कि ये प्रोग्रेस कर रहा है। बोलते हैं ना बच्चा आपका प्रोग्रेस कर रहा है, तो प्रोग्रेस का मतलब बढ़ना। तो ऐसी कोई वेव जो आगे ट्रैवल करती जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो हैव यू सीन अ रिपल क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? रिपल का मतलब क्या होता है? रिपल का मतलब होता है वेव। क्या आप लोगों ने देखा है कि किसी स्टोन को ड्रॉप करने पर, पत्थर मारने पर किसी पानी में आपने वेव को क्रिएटेड होते हुए देखा है सरफेस पर? हाँ, हमने देखा है ना। क्या होता है सरफेस क्रिएट होने से? तो ये ब्ला ब्ला नहीं पढ़ेंगे, ये मैंने बता दिया। पत्थर मारने पर वेव क्रिएट होती है और वो मीडियम के जरिए ऑसिलेशन करती है, मतलब एक रिपीटेटिव मोशन होता है वेव का। पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे होता रहता है, समझ गए? ऐसे होते रहता है, और वो आगे वाली वेव को ऐसे से आगे बढ़ाते रहता है, समझ गए? तो इसको ऑसिलेशन बोलते हैं, टू एंड फ्रॉम मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, है ना? ये वाला पॉइंट जरूरी है, ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट। A wave in which the disturbance produced in the medium travel in a given डायरेक्शन कंटिन्यूअसली विदाउट डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन। एक और चीज जरूरी है, अगर कोई वेव जनरेट हो रही है तो वो आगे कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक उसको डिस्टर्बेंस ना मिले। तो देखो अभी तुम लोगों को पता है सुनामी आने की वजह से जो मुंबई वाले जो समुद्री इलाके हैं वहां पे मैंग्रोव्स के ट्री उगाए जाते हैं। देखो ना झाड़ी उगी रहती है, वो झाड़ी क्यों उगाते हैं? पत्थर क्यों डालते हैं समुद्र के अंदर? देखो ना स्टार टाइप का तुमको पत्थर दिखा होगा, ट्रायंगुलर। वो सब पत्थर इसलिए डाले जाते हैं ताकि अगर कोई बड़ी वेव आए ना किनारे पर, तो इन पत्थरों के जरिए वो वेव डंप हो जाए, टूट जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, समझे? पर अगर तुमको किसी वेव को कंटिन्यूअस चलाना है तो डंपिंग और ऑब्स्ट्रक्शन हटाना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो वेव एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक होते हुए प्रोग्रेस करते वक्त आगे तक बढ़ते जाएगी। एग्जांपल साउंड वेव हो गई, है ना? साउंड वेव बोलते कि प्रेशर वेव होती है, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन करते हुए केचुए की तरह आगे बढ़ती रहती है और आगे कंटिन्यूअस ट्रैवल करती रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया, प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है वो कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है? कि प्रॉपर्टीज क्या है प्रोग्रेसिव वेव, पूरा डिटेल कवर करने वाले, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फरहान?